गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे अध्याय नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये अध्याय हमें विश्व की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति जो 1789 में हुई फ्रांस में, उसके बारे में हमें बताएगा कि क्या रीजंस रहे, क्या वो परिस्थितियां थी जिसके कारण फ्रांस के लोग जो है अपने राजा के खिलाफ विद्रोह करने पर मजबूर हो गए। 1789 के अंदर फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, उसके अंदर 14 जुलाई को, कितनी जुलाई को? 14 जुलाई को जो है एक आतंक का माहौल बना और सम्राट ने जो है सेना को यह आदेश दिया कि शहर के अंदर किसी भी मजदूर को घुसने नहीं दिया जाएगा। और अफवाह थी लोगों के अंदर कि सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। उसके बावजूद भी वहां पर करीबन, यहां आप देख सकते हैं, 7,000 से ज्यादा मर्द और औरतें जो है वो टाउन हॉल के अंदर एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। और उस जन सेना के पास हथियार कहां से आए? तो उस टाइम में एक किला होता था बास्तील। कौन सा किला होता था? बास्तील। बास्तील का किला। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है, बास्तील जो है किसका प्रतीक था? तो किसका प्रतीक था? किला। बास्तील क्या था? जेल थी या किला थी? तो एक क्या था? किला था। और इस किले के अंदर एक जेल थी। इस किले में क्या थी? एक जेल थी। और इसी जेल के अंदर जो है हथियार भी रखे हुए थे। इसी किले के अंदर क्या रखे हुए थे? हथियार भी जो है रखे हुए थे। और ये जो जेल थी ये निरंकुशता का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी? राजा की निरंकुशता का, यानी कि राजा के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकता है, उसका प्रतीक थी ये जेल। तो लोगों के अंदर आतंक का प्राय बन चुकी थी। लोग जो है बास्तील के किले से, बास्तील की जेल से क्या करते थे? डरते थे। तो जो सैकड़ों की संख्या के अंदर जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए, उन्होंने ये निर्णय किया क्यों ना बास्तील के किले को जो है तोड़ा जाए, उस आतंक के किले को क्या किया जाए? खत्म किया जाए। क्योंकि बास्तील का जो ये किला था ये लोगों के बीच में घृणा का प्रतीक था। इसलिए लोगों ने क्या किया? सबसे पहले जो है बास्तील के ऊपर हमला बोला और उसके कमांडर को उन्होंने मार दिया। उस कमांडर को मारने के बाद जितने भी कैदी वहां पर थे उन सबको क्या कर लिया गया? छुड़ा लिया गया। और ये जो घटना वहां पर घटित हुई थी, ये घटना जो है धीरे धीरे जो है इतिहास के अंदर जो है आगे तक फैल गई। आप इस यहां पर इस चित्र के अंदर जो है आप बास्तील के किले को देख सकते हैं। ये किस प्रकार जो है धुंधु करके जो है जल रहा है। लोगों ने जो है बास्तील के किले को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और इसी घटना से जो है फ्रांसीसी क्रांति का क्या होता है? आगाज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट यहां पर आ रहा है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, 18वीं सदी का उत्तरार्ध अगर हम देखेंगे तो यानी कि 1789 के अंदर ये क्रांति होती है। तो ये जो क्रांति हो रही है 1789 का मतलब था 18वीं शताब्दी। किसका मतलब था? 18वीं शताब्दी। तो यहां अगर हम बात करें उत्तरार्ध की, यानी कि जब 18वीं शताब्दी जो है यहां तो समाप्ति की ओर अग्रसर है, क्योंकि 1799 जैसे ही यहां पर कंप्लीट होगा तो एक नई शताब्दी के हमें दर्शन शुरू हो जाएंगे। और वो शताब्दी क्या कहलाएगी? 19वीं शताब्दी। जैसे ही 1800 के अंदर हम दाखिल होंगे तो एक नई सदी यहां पर स्टार्ट हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा? 19वीं शताब्दी। तो यहां हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की। उत्तरार्ध का मतलब क्या होगा? जब 18वीं शताब्दी जो है शुरू हुई है, 1710 है, 1750 है, 1760 है, 1780 है, उसके आसपास। तो हम यहां बात करेंगे कि फ्रांस के अंदर जब ये क्रांति हुई तो उस टाइम एक राजा था ब्रूबो वंश का। कौन से वंश का शासन था? बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है, किस वंश का शासक जो है शासन कर रहा था? ब्रूबो वंश के शासक यहां पर शासन कर रहे थे। और 1774 के अंदर, बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि 1774 के अंदर एक राजा राजगद्दी के ऊपर बैठता है जिसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां।
ये राजा जो है राजगद्दी के ऊपर बैठता है और इसकी पत्नी का नाम था मैरी एंतोइनेट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसकी जो रानी थी उसका नाम क्या था, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, मैरी एंतोइनेट। और ये ऑस्ट्रिया की थी। कहाँ की रहने वाली थी? ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। और इसका विवाह जो है ब्रूबो वंश के जो शासक है, जो उस समय सत्तासीन था, जिसका नाम था लुई 16वां, उसके साथ इसकी जो है शादी हो जाती है। और फ्रांस जो है लंबे समय से जो युद्ध कर रहा था, अन्य देशों के साथ जो युद्ध कर रहा था, उन युद्धों की वजह से फ्रांस की जो वित्तीय स्थिति थी वो खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा वहाँ का एक बहुत ही चर्चित महल था, वर्साई का महल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि राजा कहाँ रहता था। तो राजा उस समय वर्साई के महल में रहता था। और इस वर्साई के महल और राज दरबार की जो शान और शौकत थी वो बहुत ही जो है आलीशान थी और उसके ऊपर बहुत अधिक जो है खर्च किया जाता था। इसके अलावा लुई 16वें के शासनकाल के अंदर जो है फ्रांस ने अमेरिका के 13 जो उपनिवेश थे उनको साझा कर जो है ब्रिटेन से आज़ाद कराने में भी सहायता की थी। और इस युद्ध के चलते फ्रांस के ऊपर जो है करीबन 10 अरब लीवरे इतना कर्ज बढ़ गया था। ये वो परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से फ्रांस के अंदर क्रांति हुई। ये वो परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से, और फ्रांस, लीवरे का मतलब था ये फ्रांस की मुद्रा थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है फ्रांस की मुद्रा क्या नाम क्या था, तो फ्रांस की जो मुद्रा थी वो क्या थी? लीवरे थी। और इस कारण क्या हुआ, जो 10 अरब जो कर्ज और ज्यादा हो गया, जबकि उससे पहले ये जो कर्ज था वो कितना था? 2 अरब था। कितना अरब था? 2 से बढ़ के अब कितना हो गया? 10 अरब। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो धीरे धीरे जो है फ्रांसीसी जो सरकार है उसका जो बजट का बहुत ज्यादा जो हिस्सा था वो दिनों दिन जो है कर्ज चुकाने के ऊपर जो है खर्च हो रहा था। सेना के रखरखाव पे खर्च हो रहा था, राज दरबार पे खर्च हो रहा था, सरकारी जो कार्यालय थे, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए जो है फ्रांसीसी सरकार फिर क्या कर रही थी, बार बार उसे राजकोष के अंदर पैसा चाहिए तो कर में वृद्धि कर रही थी। यहाँ कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति जन्म ले रही थी। एक तो रीजन हमने देखा कि वर्साई के अंदर जो खर्च है वो ज्यादा हो रहा था। यहां हम दोबारा जो है रिपीट भी कर देता हूं मैं, महल पर खर्च, महल के ऊपर जो खर्च हो रहा था वो बहुत ज्यादा था। इसके अलावा जो दूसरी हम यहां पर बात करेंगे, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो कर्ज में वृद्धि हो रही थी। कर्ज में क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। ये फ्रांसीसी क्रांति के कारण भी है। तीसरा क्या हो रहा था? करों में वृद्धि की जा रही थी। अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि कर्ज को जो है समाप्त करने के लिए क्या कर रही थी फ्रांसीसी सरकार, जो है करों में क्या कर रही थी? वृद्धि कर रही थी। उसके अलावा जो है नंबर 4 के ऊपर अगर हम बात करें यहां, तो जो खर्च था जो महल के ऊपर किया जा रहा था, इसके साथ साथ सरकारी खर्च में भी वृद्धि हो रही थी। किसमें वृद्धि हो रही थी? सरकारी खर्च के अंदर भी क्या की जा रही थी? वृद्धि की जा रही थी। ये वो 4 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से फ्रांसीसी समाज के अंदर राजा के प्रति जो है विद्रोह की आशंका क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। सबसे खतरनाक ये टाइम था वहां पर। इसके अलावा फ्रांसीसी जो समाज था वो 3 स्टेटस में बटा हुआ था। कितने स्टेटस में बटा हुआ था? 3। नंबर 5 कौन से स्टेटस में बटा हुआ था? 3 स्टेट में बटा हुआ था। ये आपके सामने भी है। फर्स्ट वर्ग आता है पादरी, सेकंड आता है कुलीन, और थर्ड हमारे पास आ जाता है, तीसरे के अंदर बड़े बड़े व्यवसायी है, व्यापारी है, अदालती कर्मचारी है, वकील है, किसान और कारीगर है, भूमिहीन समाज है। इनमें से, इन 3 स्टेट में से केवल एक स्टेट, कौन सा? तीसरा, कर देता था। बस क्या देता था? कर देता था। जनसाधारण के जो आदमी थे, ये जो तीसरा जो वर्ग है यही क्या देता था? कर देता था। और बाकी के ऊपरी दो स्टेट है, ये केवल मात्र उस कर के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो इससे क्या हुआ कि समाज का जो निचला तबका था वो इन दोनों व्यक्तियों के क्या हो गया? खिलाफ हो गया। और उन्होंने क्रांति का क्या किया? आगाज किया। ये कुछ एक रीजंस रही हैं, 5 कारण जो हमने यहां देखे हैं जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर क्या हुई? क्रांति हुई। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
छठा हमारे पास जो रीजन है विशेषाधिकार, कि फ्रांस की क्रांति का कारण जो है वो छठा क्या था, विशेषाधिकार। ये विशेषाधिकार क्या था कि चर्च जो था, क्या था, चर्च वो 10% कर वसूलता था, जिसको क्या बोला जाता था, टाइद बोला जाता था। बहुत बार आ जाता है ये प्रश्न कि टाइद से आप क्या समझते हैं। तो चर्च के द्वारा जो कृषि उत्पाद के ऊपर जो 10% टैक्स लगाया जाता था वो केवल और केवल किसको अधिकार था, पादरी वर्ग को, जबकि वो व्यक्ति किसान को जो है किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं देता था। दूसरा जो यहां पर टैक्स लगता था दूसरा, वो होता था टीथ। क्या होता था, टीथ या टाइल। ये कर कौन लेता था, राज्य सरकार लेती थी। ये कर कौन लेती थी, राज्य सरकार लेती थी। तो ये जो विशेषाधिकार जो लोगों के अंदर पहले और दूसरे वर्ग को दिए गए थे, इससे भी लोगों के अंदर क्या फैला हुआ था, असंतोष फैला हुआ था। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये यहां पर, इनको आप ध्यान रखेंगे। लिवरे मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि फ्रांस की जो है मुद्रा थी। स्टेटस मैंने आपको बता दिया, जो फ्रांसीसी जो समाज था, जो सत्ता था, वो सामाजिक हैसियत व्यक्त करने के लिए 3 भागों में बांटा गया था। पादरी वर्ग चर्च के विशेष काम करता था। टाइथ मैंने अभी आपको बता दिया कि चर्च जो है वो 10% क्या लेता था, हिस्सा लेता था कृषि भूमि से। और टाइल क्या होता था, जो सीधे राज्य को क्या किया जाता था, अदा किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे यहां पर चल रहे हैं। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे एक चित्र दिया गया है व्यंग्यात्मक। ऊपर आपको एक मकड़ी यहां पर दिखाई दे रही होगी, सभी को बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी इसके अंदर, ये देखिएगा। तो यहां आपने देखा होगा ये धन का कटोरा है और इसके अंदर ये जो किसान है वो अपना धन लेकर के इस कटोरे के अंदर जो है डाल रहा है। ये राजा जो है कुर्सी के ऊपर जो है बैठा हुआ है। तो ये हमें बता रहा है कि राजा किस प्रकार जो है एक आम व्यक्ति का क्या करता था, शोषण करता था। राजा जो है वो आम व्यक्ति का किस प्रकार शोषण करता था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है जीने का संघर्ष, यानी कि जो लोग थे फ्रांसीसी समाज के अंदर वो किस प्रकार जो है जी रहे थे। तो जीने का क्या था कि फ्रांस की जो जनसंख्या है वो यहाँ बता रहा है कि 1715 के अंदर 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़ के कितनी होगी, 2.8 करोड़। लेकिन अनाज जो है वो जनसंख्या की तुलना के अंदर जो है बहुत कम बढ़ रहा था, इसलिए अनाज की मांग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इसकी वजह से क्या आया, जीविका का संकट आ गया। जीविका का संकट क्या आया कि ऐसी चरम परिस्थिति यहां पर दिया भी हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं कि ऐसी चरम स्थिति जिसके अंदर जीवित रहने के न्यूनतम संसाधन किस में पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए। क्योंकि जो लोग हैं वो उनका जो मुख्य जो भोजन था वो था पाव रोटी। क्या था, पाव रोटी। ये इसका तात्कालिक कारण है, कई बार पूछ भी दिया जाता है तात्कालिक कारण क्या था, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो वो पाव रोटी की कीमतें जो है वो आसमान को छूने लगी। और जो लोग कारखानों के अंदर मजदूरी करते थे वो लोग बहुत आसानी से अपनी आजीविका क्या नहीं कर पा रहे थे, चला नहीं पा रहे थे। और अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी वो क्या होती जा रही थी, चौड़ी होती जा रही थी। मजदूरी जो मालिक ही क्या करते थे, तय करते थे, और वो मजदूरी क्या की जाती थी, बहुत कम तय की जाती थी। क्योंकि जो कारखाने के मालिक होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाना चाहते थे, लाभ कमाना चाहते थे। इसलिए समाज के अंदर जीविका का जो साधन था उसके ऊपर संकट आ गया और पाव रोटी की कीमतें क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसी पाव रोटी को जो है कमाने के लिए, उसी पाव रोटी को जो है प्राप्त करने के लिए जो है लोगों ने संघर्ष किया और फ्रांस की क्रांति का क्या हुआ, उद्घोष हुआ। अब ये जीविका का जो है संकट कैसे उत्पन्न होता है, ये डायग्राम के जरिए आपको समझाया जा रहा है। यानी कि क्या होगा, दो चीजें बताई इन्होंने, अगर फसलें खराब हो जाएं और या फिर महामारी फैल जाए, उससे क्या होगा, जो गरीब और लोग हैं वो क्या नहीं खरीद पाएंगे, पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। क्योंकि महामारी के अंदर जो है उन लोगों की फसलें बर्बाद हो जाएगी, या महामारी जो है लोगों में फैल जाएंगी तो अपना जो धन है वो उन्हें अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। फसलें खराब होने की वजह से जो पाव रोटी की जो कीमतें, अनाज की कीमतें हैं वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास, उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। ये जो मध्यम वर्ग कौन था, ये मध्यम वर्ग था अधिकारी लोग।
कौन लोग थे? अधिकारी लोग, बुद्धिजीवी और शिक्षित लोग जो उसमें पढ़ लिख रहे थे। ये तीन ऐसे लोग थे जो समय समय के ऊपर सरकारी सेवाएं दे रहे थे, या बुद्धिजीवी वो लोग थे जो विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ रहे थे, शिक्षित के अंदर वो लोग थे जो वकालत करते थे, जो शिक्षक थे, या हम कह सकते हैं जो व्यापारी थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार कर रहे थे, या जो है सुनार था, बढ़ई था, या हम कह सकते हैं सौदागर थे। तो इन पढ़े लिखे लोगों ने कहा, इन पढ़े लिखे लोगों से एक नया वर्ग अस्तित्व में आया जिसको मध्य वर्ग बोला गया। ये मध्य वर्ग शिक्षित था और उसने क्या किया, जो समाज के अंदर जो विशेषाधिकार थे उनकी जो कल्पना की गई थी उसका अंत करना चाहा। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने मानव को क्या किया है, सभी को एक समान पैदा किया है। समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष अधिकार लेकर के नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की जो हैसियत है वो उसकी योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, ना कि व्यक्ति के जन्म के अनुसार। कि राजा के घर पैदा हो गया तो उसे विशेषाधिकार मिलेंगे, पादरी के घर पैदा हो गया उसे विशेषाधिकार मिलेंगे। तो इन मध्यम वर्ग ने उन विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। उन्होंने कहा कि सामाजिक हैसियत का जो आधार है वो क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता और समान अवसर जो है इस विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ाए गए। और आपने देखा भी होगा ये सारी की सारी जो चीजें क्यों आई थी। दो तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति यहां पर आ गए थे, जॉन लॉक, रूसो, इन लोगों ने क्या किया था, और तीसरा व्यक्ति था मॉन्टेस्क्यू। इन लोगों ने क्या किया, अपनी जो पुस्तकें लिखी, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसी प्रकार जो है रूसो ने लिखा था सामाजिक अनुबंध, और इसी प्रकार जो है जॉन लॉक ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, यहां आप देख भी सकते हैं, टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट। इन सारे दार्शनिकों ने, आप यहां रूसो की पुस्तक भी देख सकते हैं, यहां दिया हुआ आपको सामाजिक अनुबंध। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक भी आप देख सकते हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इनके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भी जो समाज है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करे, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको समानता मिले और भाईचारे की भावना हो, यानी कि भाई भतीजावाद ना हो, ऊंच और नीच का जो है बोलबाला यहां पर ना हो। तो इन लोगों ने कहा कि जो सत्ता है उसको तीन भागों में डिवाइड किया जाए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। और इसी टाइम में इन दार्शनिकों के साथ साथ, इन महान दार्शनिकों के विचारों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो है घटना यहां पर घटित हुई थी 1776 के अंदर। अमेरिका जो है वो ब्रिटेन से आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? ब्रिटेन से। और 13 उपनिवेश थे, ये 13 के 13 उपनिवेश अंग्रेजों के अधीन थे। और 1776 के अंदर अमेरिका ने जो है ब्रिटेन से अपने आप को क्या करवा लिया, स्वतंत्र करवा लिया। ये दो महत्वपूर्ण रीजन और भी हैं जो फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने वाले कारकों में शामिल होंगे। एक तो जो दार्शनिक थे वो दार्शनिकों के विचार, दूसरा अमेरिका का जो है ब्रिटेन से क्या हो जाना, आजाद हो जाना। और इस कारण जो है फ्रांस के जो लोग हैं उन्होंने देखा कि क्यों ना अगर हम भी हमारी जो परंपरागत जो विचारधारा है राजतंत्र की उसको समाप्त करके हम भी जो अमेरिका की तरह जो है क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो यहां पर पॉइंट आएगा वो आएगा यहां पर संगोष्ठियां, यानी कि फ्रांस के अंदर जो है पुस्तकों के अंदर, अखबारों के माध्यम से लोगों के बीच में जोर जोर से जो है उन दार्शनिकों के विचारों को जो है पढ़ा जाता था। अनपढ़ व्यक्ति भी इनको समझ सकते थे। और इसी समय जो है लुई 16वें के द्वारा राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए लोगों के ऊपर जो है क्या लगा दिया गया, कर्ज का बोझ जो है बढ़ा दिया गया। तो ये तीन वो रीजंस है जिससे लोगों के अंदर जो है फ्रांस की क्रांति के प्रति जो है विचार जो है उभरे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है क्रांति की शुरुआत। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।